Hi guys, my name is प्रगति शर्मा and welcome back to my YouTube channel that is Psyche Special। तो आज हम पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज। ठीक है, हम इसका रिवीजन करेंगे जल्दी से। तो शुरू करते हैं। इसमें भी 5 यूनिट्स हैं, ठीक है, और MD है तो आपको पता है इस पे किस पे फोकस होगा, कौन कौन सी डिसेबिलिटीज पे, MD, DB, CP। ठीक है, फर्स्ट यूनिट कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट की हम डेफिनेशन समझेंगे। सूचना को एकत्रित करने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थियों के संदर्भ में निर्णय लिया जा सकता है। असेसमेंट में क्या है, अगर कोई बच्चा हमारे पास असेसमेंट के लिए आया है तो हम उसके लिए पहले उससे उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है, फिर उसको जब हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गई उसकी तो हम उसके लिए कोई गोल डिफाइन करेंगे, उसके लिए कोई निर्णय लेंगे, ठीक है, इसको असेसमेंट बोलते हैं। असेसमेंट और इवेल्युएशन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। असेसमेंट आकलन, इवेल्युएशन मूल्यांकन। ठीक है, असेसमेंट में ये जो नोट दे रखा है इसे पढ़िए। इसमें छात्रों को बिना ग्रेडिंग के फीडबैक दिया जाता है ताकि सुधार संभव हो सके। यह एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलती रहती है। ठीक है, इसमें अधिगम की क्षमता को मापा जाता है। इवेल्युएशन और असेसमेंट में डिफरेंस आ सकता है एग्जाम में। तो असेसमेंट होता है स्टार्टिंग में करना और जो इवेल्युएशन होता है बाद में, लास्ट में जाके करना। असेसमेंट में क्या है, कोई बच्चा हमारे पास आया तो हम उसको पहले असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट से हमें ये पता चलेगा कि उसका करंट लेवल क्या है, ठीक है, उसका करंट लेवल पता चलेगा, उसको क्या क्या आता है ये पता चलेगा। फिर उसके हिसाब से जो हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन हो गई उसके हिसाब से हम उसके लिए गोल डिफाइन करेंगे कि अब हम इसको क्या सिखा सकते हैं। गोल डिफाइन करने के बाद हम उस बच्चे को वो सिखाएंगे, सिखाने के बाद हम उसका इवेल्युएशन करेंगे। ठीक है, असेसमेंट पहले हमारे सिखाने से पहले असेसमेंट किया, जब हमने सिखा दिया तो हमने इवेल्युएशन किया, मूल्यांकन किया कि बच्चे को कितना समझ आया, उसकी कितनी प्रोग्रेस हुई। ठीक है, ये दोनों में आप डिफरेंस बता सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आ गया इवेल्युएशन, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। मेजरमेंट में क्या है, यह उपलब्धि को क्वांटिटिव में दर्शाता है। जो क्वांटिटिव होता है वो होता है संज्ञानात्मक रूप में, जैसे कि मोहन की लंबाई कितनी है, 155 सेंटीमीटर। ठीक है, अनीता का बाहर कितना है, 48 किलोमीटर। IQ स्कोर कितना है, 135। ये हो गए क्वांटिटेटिव, ये क्वालिटेटिव नहीं हुआ, ये हो गया क्वांटिटेटिव जिसको मापा जा सकता है। और जो इवेल्युएशन है उसको, यह शिक्षण प्रक्रिया के अंतिम बिंदु है, यह शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम बिंदु है, ठीक है, लास्ट में जाके होता है। इसमें फीडबैक और सुधार पर जोर दिया जाता है। NCERT के अनुसार मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिससे यह ज्ञात होता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुआ। ठीक है, उससे ये पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा, उसका कितना प्रोग्रेस हुआ। यह क्वालिटेटिव है, ठीक है, गुणात्मक है। ठीक है, वो मात्रात्मक था, ये गुणात्मक है। अब है स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग। स्क्रीनिंग आपको पता है, ठीक है, जब एक क्लास में एक बच्चे होते हैं उसमें से हमें पता लगाना है कि किसको रिस्क हो सकता है डिसेबिलिटी का, तो हम उसके लिए स्क्रीनिंग करते हैं। कुछ टूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम स्क्रीनिंग से पहचानते हैं किस बच्चे को क्या सिम्टम्स भी हो रहे हैं। ठीक है, पूरी आबादी में से उन बच्चों की पहचान करना जिसमें डिसेबिलिटी की संभावना है, यह निदान नहीं है। ठीक है, ये स्क्रीनिंग है, पहचानना है, ये फर्स्ट स्टेज है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन की स्क्रीनिंग फर्स्ट स्टेज है। यह अतिरिक्त जांच की आवश्यकता को दर्शाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस, बड़ी जनसंख्या में से छोटी संख्या को फिल्टर करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। असेसमेंट फॉर डायग्नोसिस एंड सर्टिफिकेशन, निदान और प्रमाणन के लिए आकलन। ठीक है, ये इसकी हेडिंग है। अब इसमें क्या है, जो डेटा हम इकट्ठा करते हैं वो एक औपचारिक प्रक्रिया है, ठीक है, फॉर्मल प्रोसेस है। किसके लिए? निदान और प्रमाणन के लिए। कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स, जो इंटेलेक्चुअल असेसमेंट होता है, बौद्धिक मूल्यांकन होता है, वो किसके लिए होता है? IQ परीक्षणों के माध्यम से मानसिक क्षमता को मापना। ठीक है, मानसिक क्षमता को मापना इंटेलेक्चुअल असेसमेंट से। अचीवमेंट टेस्ट किसके लिए होता है? विद्यार्थी ने एक निश्चित समय में क्या सीखा, वो अचीवमेंट टेस्ट होता है।
ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, भविष्य की सफलता की भविष्यवाणी करने के लिए क्षमता मापना, ठीक है। कॉमन आईक्यू टूल्स ये है बैचलर इंडिविजुअल स्केल, स्टैनफोर्ड बिनेट, यूनिवर्सल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये सब कॉमन आईक्यू टूल्स है। आईक्यू याद रखना, आईक्यू टेस्ट करने के लिए बैचलर इंडिविजुअल स्केल, स्टैनफोर्ड बिनेट, यूनिवर्सल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। अब है डेवलपमेंटल एंड एजुकेशनल असेसमेंट, फॉर्मेटिव और सबमिटिव, ठीक है। दो टाइप का होता है, यह शिक्षण के दौरान होता है। जो फॉर्मेटिव होता है वो शिक्षण के दौरान होता है, टॉपिक वाइज क्विज कर सकते हैं, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन सुधार के लिए, ठीक है। और सबमिटिव क्या होता है, यह सत्र के अंत में होता है, टर्म एंड एग्जामिनेशन, फाइनल ग्रेडिंग, परिणाम के लिए। अब फॉर्मेटिव और असेसमेंट, फॉर्मेटिव और सबमिटिव में क्या डिफरेंस है। जो फॉर्मेटिव होता है वो शिक्षण के दौरान होता है, लाइक अभी जैसे मैम ने कुछ हमको पढ़ाया एंड उसी में से पूछ लिया मैम ने कि तभी तुरंत ही पूछ लिया कि आप बताओ आपको ये समझ आया, या फिर कोई क्विज करवा लिया वहीं की वहीं, या कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, तो वो शिक्षण के दौरान हो रहा है, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। और सबमिटिव क्या होता है, जो हमारा फाइनल ईयर के जो एग्जाम्स होते हैं उनको सबमिटिव असेसमेंट बोलते हैं। फॉर्मेटिव जो यूटी टेस्ट होते हैं हर मतलब पूरी प्रक्रिया के दौरान चलते हैं, पूरी साल चलते हैं, और सबमिटिव जो लास्ट में होते हैं, ठीक है। एंट्री लेवल असेसमेंट, शिक्षण शुरू करने से पहले पूर्व ज्ञान की जांच, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मल में क्या आ जाएगा, यह मानकीकृत होते हैं, इसमें अंकों का उपयोग होता है। एनआरटी और सीआरटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, एनआरटी और सीआरटी। एनआरटी क्या होता है, दूसरों के सापेक्ष क्षमता मापना, ठीक है। आपको पता है सीटेट है एक एग्जाम, सीटेट के बाद होता है सुपरटेट। तो हमने सीटेट दिया तो उसमें क्राइटेरिया डिफाइन है कि 9 जर्नल वाले 90 प्लस है तो वो पास होंगे या फेल होंगे, नहीं आए 90 तो वो फेल हो जाएंगे, आए 90 तो वो पास हो जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया रख दिया गया पहले से ही। तो ये सीआरटी हो गया, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। एनआरटी क्या हुआ, सुपर टेट, ठीक है। जो सुपर टेट होता है वो एनआरटी हुआ, क्योंकि वहां पे आपको दूसरों के सापेक्ष में जो आपकी क्षमता है वो मापी जा रही है, ठीक है। वहां से जॉब लगेगी डायरेक्ट, वहां पे ये नहीं है कि पास या फेल, ठीक है। तो ये एनआरटी में हो गया। यहाँ पे ऑप्शन भी, यहाँ पे और एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। ये फॉर्मल हो गया। एंड इनफॉर्मल और टीचर मेड असेसमेंट क्या होता है, ये सामग्री और प्रदर्शन संचालित होते हैं, शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं, ठीक। ये जो टीचर मेड असेसमेंट होता है ये क्या होता है, शिक्षक द्वारा स्वयं तैयार किया गया टेस्ट होता है, टीचर मेड टेस्ट, ठीक है। ये आ सकता है टीएमटी, क्या है, टीचर मेड टेस्ट, ठीक है। टीचर द्वारा इनफॉर्मल तरीके से बच्चे की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए टीचर मेड टेस्ट, ठीक है। कौन बनाता है, शिक्षक ही बनाता है, क्लास में खुद बना सकता है। ये आपको सीआरटी समझ आ गया और एनआरटी समझ आ गया। यहाँ पे पासिंग मार्क्स पहले से ही पता होते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया पहले से डिफाइन होता है, एनआरटी में ऐसा नहीं है, ठीक है। कट ऑफ निकलती है, ऐसे आप याद रखना उस तरीके से। एलएमए लर्निंग मीडिया असेसमेंट, जो दृष्टिबाधित हैं और जो मल्टीपल डिसेबल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए पढ़ने लिखने के माध्यम का चयन, ठीक है। ब्रेल, लार्ज प्रिंट वाला, ठीक है। पॉइंट टू कंसीडर फॉर मल्टीपल डिसेबिलिटी, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी कंडीशन, मुख्य दिव्यांगता के साथ जुड़ी अन्य समस्याओं को पहचानें, ठीक है। कम्युनिकेशन, बच्चा कैसे प्रतिक्रिया देता है, आई ब्लिंक, गेस्चर, उन सब का ध्यान रखना। टाइम आकलन के लिए अतिरिक्त टाइम दे, ठीक है। एनवायरमेंट, बच्चा विचलित ना हो, ठीक है, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो और शांत वातावरण हो, ठीक है। आकलन में पेपर पेंसिल कार्य न्यूनतम होना चाहिए। रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर, आप लोगों का क्या रोल है, आप स्पेशल एजुकेटर बनेंगे, आप लोगों का क्या रोल है, ठीक है, वो आप समझेंगे। स्क्रीनिंग टूल्स, स्क्रीनिंग एक संक्षिप्त और सरल प्रक्रिया है, विशेष शिक्षक का कार्य बच्चों के रिस्क फैक्टर की पहचान करना है। ये कुछ टेस्ट नेम है और ये एज रेंज दे रखी गई है और ये डोमेन है, क्या मतलब इवेल्युएट करते हैं। ये डेनवर सेकंड है, 0 से 6 इयर्स तक होता है। ये क्या इवेल्युएट करता है, ग्रोथ एंड फाइन मोटर स्किल्स, सोशल एंड लैंग्वेज,
ऐसे ये है, आप ये पढ़ लेना। फॉर्मल असेसमेंट बाय स्पेशल एजुकेटर, विशेष शिक्षक द्वारा किए जाने वाले औपचारिक मूल्यांकन। सीबीए, करिकुलम बेस्ड असेसमेंट, स्थानीय ऑब्जर्वेशन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस इन द लोकल करिकुलम। और इकोलॉजिकल असेसमेंट में क्या है, बच्चे के वातावरण जैसे होम, स्कूल, कम्युनिटी का आकलन, ठीक है। इक्विपमेंट एंड अकोमोडेशन की आवश्यकता देखना, इन सब की आवश्यकता देखना किस में आएगा, इकोलॉजिकल असेसमेंट में। करिकुलम की किस में आएगा, करिकुलम बेस्ड असेसमेंट में। इकोलॉजिकल की इकोलॉजिकल असेसमेंट में। इनफॉर्मल असेसमेंट एंड आई, व्हाट इज आईईपी, ये भी आ सकता है। आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम है। आईईपी एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें हम एक स्पेशल जो बच्चा है उसके लिए अलग से योजना तैयार करते हैं। उसमें हम उसके लिए उसकी सारी चीजें लिखते हैं, उसका गोल, उसकी केस हिस्ट्री, ठीक है, उसके बारे में सब कुछ होता है। अब हम समझेंगे आईईपी क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज आईईपी, व्हाट इज आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। इसमें क्या होता है, ये है विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। ये लिखित शिक्षा योजना है। इसके तहत बच्चे की व्यक्तिगत क्षमताओं और जरूरतों को ध्यान में रखकर उसे सामान्य छात्रों के साथ शिक्षा देने या विशेष सहायता प्रदान करने का प्रावधान होता है, ठीक है। आईईपी समझ लिया आपने, आईईपी क्या होता है। अब आईईपी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। 5 कंपोनेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, आ सकता है तो देख लेना आप। सबसे पहले होता है केस हिस्ट्री, उसका जो डाटा कलेक्ट करते हैं। सेकंड पे होता है आइडेंटिफाई नीड, उसका करंट लेवल पता चलता है। उसके बाद उसकी नीड को देखते हुए फिर हम उसके लिए गोल बनाते हैं। 4 टीचिंग स्ट्रेटजीज, हम उसको कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है, प्लान करते हैं एक्टिविटीज। और 5th इवेल्युएशन, ठीक है। ओके, की टिप फॉर टीचर, अगर बच्चा सामान्य पाठ्यक्रम में है तो अकोमोडेशन का उपयोग करें, जैसे परीक्षा पढ़कर सुनाना, ठीक है। अब है असेसमेंट ऑफ हाई सपोर्ट नीड वाले जो छात्र हैं उनके लिए अल्टरनेटिव असेसमेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। अल्टरनेटिव असेसमेंट्स क्या है, टेक्नोलॉजी का उपयोग, पिक्चर बेस्ड रिस्पॉन्स, पोर्टफोलियो विकास, ठीक है। टीचर कॉम्पिटेंसीज एंड कोलैबोरेशन, यह इसमें क्या है, करिकुलम डिजाइन, सुलभ पाठ्य योजना तैयार करना, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, को टीचिंग मॉडल अपनाना, ठीक है। एडवोकेटिंग फॉर स्टूडेंट, स्कूल और समुदाय के बच्चों के लिए बच्चों के हक के लिए खड़ा होना, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी जो टीम है उसमें क्या होते हैं, माता पिता, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, डॉक्टर के साथ मिलकर काम करना सक्सेस की कुंजी है। ये इन सबका मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के बारे में आप बताइए, तो आप इन सब के बारे में बता सकते हैं। असेसमेंट ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी, बताया था सीपी और डीबी और एमडी आपको इन सब में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो असेसमेंट करेंगे अब हम किसका, सीपी का। कैसे करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे और डायग्नोस करेंगे। स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस का क्राइटेरिया क्या है, जो सीपी के आकलन के लिए वैश्विक मानकों का उपयोग किया जाता है, डीएसएम, ICD-10, ICF, ठीक है। आप इनके बारे में ये पढ़ लेना। स्पेसिफिक सीपी टूल्स, ये है, ये है, ये है। CCITSN, ये इन्फेंट के लिए है। इन्फेंट मतलब 0 से 2 ईयर्स के जो बच्चे हैं, ठीक है। जो टोडलर्स बच्चे हैं उनके लिए ये वाला टूल, और जो प्री स्कूलर बच्चे हैं उनके लिए CCPSN, JBILHANDS किड्स, ये किसके लिए। और ये वाला टूल जो है
ये मैनुअल एबिलिटी मापने के लिए है, जो कि 6 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए करता है। यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म भी लिखी गई है, तो आप देख लेना, ये सीपी वाले बच्चों के लिए है। अब आगे चलते हैं। स्क्रीनिंग ऑफ रिफ्लेक्सेस इन सीपी। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, शिशुओं में अनैच्छिक गतिविधियां होती हैं, महत्वपूर्ण। अगर ये चीजें जैसे मोरो रूटिंग उम्र के साथ कम नहीं हुई तो ये डेवलपमेंटल डीएलए है। रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस शिशुअवस्था के बाद भी इनका बना रहना मोटर कौशल में बाधा डालता है। आकलन में भोजन और निगलने की क्रिया विशेष ध्यान देना होता है। जैसे अब छोटा बच्चा है तो वो आया हमारे पास, तो हम देखेंगे उसको जो खाना खा रहा है, चबा रहा है, निगल रहा है, वो कैसे, तो उसमें भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद फंक्शनल असेसमेंट्स इन सीपी, व्यवहारिक आकलन, ठीक है, बिहेवियरल असेसमेंट और अडेप्टिव। ट्रिगर्स और पैटर्न की पहचान, व्यवहार क्यों है होता है, उनका ट्रिगर पॉइंट हमें जानना है कि हम ऐसे क्या चीज उसका ट्रिगर पॉइंट है, जैसे उसको सुन के या उसको देखकर वो चिड़चिड़ा हो जाता है, ऐसा कोई पैटर्न है जिससे उसका व्यवहार चेंज हो गया है, उसका आकलन करना व्यवहारिक आकलन है। और अनुकूली रोजमर्रा के जो कार्य हैं उसके सेल्फ केयर, कम्युनिकेशन, सोशल स्किल। ठीक है, और इकोलॉजिकल आपको पहले बता ही दिया। अकेडमिक असेसमेंट क्या होता है, छात्र की सीखने की शैली, जो लर्निंग स्टाइल है और जो कमजोरी के क्षेत्र है उनका मूल्यांकन। असेसमेंट ऑफ एसोसिएटेड कंडीशंस, सीपी के साथ अक्सर अन्य समस्याएं भी होती हैं जिनका आकलन अनिवार्य है। ठीक है, भोजन करने में कठिनाई, लक्षण भी हो सकते हैं जैसे खांसी, सांस फूलना, संज्ञानात्मक परीक्षण, ठीक है, और विजन और हियरिंग लॉस भी हो सकता है। ठीक है, मिर्गी के दौरे, ईसीजी परीक्षण कर सकते हैं। ये अन्य सीपी से उसके साथ साथ कोई और भी कंडीशन अगर है तो उसका भी आकलन हम साथ के साथ कर सकें, क्योंकि यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच नीडेड है। ठीक है, कौन सी? मल्टी डिसिप्लिनरी, जो सबको लेके चले, अगर कोई सीपी के साथ कोई और भी डिसेबिलिटी है तो उसको भी पता लगा सके। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है, इसमें क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आनुवांशिक मांसपेशियों की प्रगतिशील कमजोरी, स्पाइनल इंजरी, ट्रॉमा के कारण संवेदना और गतिशीलता की हानि, एनटीडी, जन्मजात रीढ़ की हड्डी का पूर्ण बंद ना होना। असेसमेंट ऑफ डीफ ब्लाइंडनेस, अब डी भी आ गया, असेसिंग नीड अक्रॉस एरिया, जो डीफ ब्लाइंड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एक मतलब और भी डिफिकल्टी होती है उनका असेसमेंट करना। ठीक है, विजन और हियरिंग दोनों है। कॉर्निया, लेंस, रेटिना की संरचना और कार्य का मूल्यांकन, इधर इसकी आई का असेसमेंट होता है, इधर ईयर का, बाहरी, मध्य और आंतरिक कान की संरचना और संतुलन का आकलन। ठीक है, चैलेंजेस इन डीफ ब्लाइंडनेस असेसमेंट क्या होते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर, क्योंकि बात भी नहीं कर सकते तो हम उससे पूछ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर, सांकेतिक भाषा, स्पर्श, हस्ताक्षर की आवश्यकता, लिमिटेड टूल्स। ठीक है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, प्रकाश व्यवस्था और पृष्ठभूमि शोर का प्रभाव, फैमिली पार्टिसिपेशन, ठीक है, परिवार के साथ प्रभावी संचार में बाधा। असेसमेंट स्ट्रेटजीज फॉर डीबी बिफोर असेसमेंट, पर्यावरण को शोर मुक्त रखें, ठीक है, जो मटेरियल है उसको व्यवस्थित रखें। ड्यूरिंग असेसमेंट में क्या, एक्टिव लिसनिंग और केंद्रित अवलोकन करना। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन दें वो भी, जो इंस्ट्रक्शन हो वो भी स्पष्ट हो। आफ्टर असेसमेंट डेटा समीक्षा, सुधार के क्षेत्रों पर प्रकाश और रचनात्मक फीडबैक होना चाहिए। रिकॉर्डिंग मेथड, वीडियो रिकॉर्डिंग, नोट्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग और वर्बल इंटरेक्शन, ऑडियो रिकॉर्डिंग फॉर वर्बल इंटरेक्शन। यहाँ पे दो अप्रोचेस दी गई हैं, इसमें क्या है, स्टिमुली के प्रति बच्चे की प्रतिक्रिया को समझना, स्पर्श, श्रवण और दृश्य संकेतों के अवलोकन पर जोर। ठीक है, और इसमें सामाजिक संपर्क और संचार को बढ़ावा, स्पर्शनीय सांकेतिक भाषा, ऑब्जेक्ट क्लू का उपयोग। ठीक है, ये दो अप्रोचेस हैं जो हमको यूज करनी चाहिए डीबी में। दोनों का लक्ष्य क्या है, कम्युनिकेशन एंड इंक्लूजन को बढ़ावा देना। टूल्स फॉर डिलेड डेवलपमेंट,
अब यहाँ पे जो डिलेड डेवलपमेंट है उसको असेस करने के लिए कौन कौन से टूल्स हैं, दिस ये 3 टूल्स हैं, ये आप पढ़ लेना। इकोलॉजिकल असेसमेंट ये आपने पढ़ ही लिया है, ठीक है। ये जो 3 हैं ये यहाँ पे दे रखे हैं। डिलेड डेवलपमेंट में क्या है, ये 3 जो टूल्स हैं, अब आपको ये याद तो करने पड़ेंगे, तो आप इनको पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे भी इनको थोड़ा बताया गया है, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे, तो इसमें मैं क्या ही समझा सकती हूँ, तो आप याद कर लेना इनको। असेसमेंट ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट, फंक्शनल असेसमेंट, एजुकेशनल असेसमेंट एंड इकोलॉजिकल असेसमेंट, आपको पता ही है, ठीक है। ये जो टीम है ये भी मैंने आपको बता दिया। डेवलपमेंटल चेकलिस्ट, एमडी, उपनयन, ये सब अब जो आने वाले हैं सब चेकलिस्टिंग आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उपनयन, पोर्टेज और पीईपी, ठीक है। इन तीनों को आप, ठीक है। उपनयन क्या दे रखा है, 0 से 2, 2 से 6, अर्ली इंटरवेंशन फोकस्ड है, अर्ली इंटरवेंशन। उपनयन याद रखना अर्ली इंटरवेंशन बेस्ड है, आ नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। अर्ली इंटरवेंशन बेस्ड है, अर्ली इंटरवेंशन फोकस्ड है। पोर्टेज होम बेस्ड शैक्षिक सेवा, परिवारों के साथ मिलकर संचार और मोटर कौशल विकास, ठीक है। पीईपी प्री स्कूल इवैल्यूएशन प्रोग्राम, प्री स्कूल बच्चों की भाषा, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक प्रगति का आकलन, ठीक है, ठीक है। पोर्टेज होम बेस्ड है, पीईपी प्री स्कूल इवैल्यूएशन प्रोग्राम है, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, याद करना है ये तो सब आपको। फंक्शनल टूल्स आ गए, वो डेवलपमेंटल टूल्स थे, ये फंक्शनल टूल्स हैं। इसमें क्या क्या है, एफएसीपी, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग, एमडीपीएस, मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम, और एसआईएस है, सपोर्ट्स इंटेंसिटी स्केल, ठीक है। बेसिक एमआर है, ठीक है। बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये सब तो आपको याद करना पड़ेगा, इनके फुल फॉर्म वगैरह और इनके बारे में। एंड जो ग्लैड और आरंभ है ये करिकुलम बेस्ड असेसमेंट है, ठीक है। ग्लैड की यहाँ फुल फॉर्म भी दे रखी है, इन सब की दे रखी है यहाँ पे फुल फॉर्म, तो आप याद कर लेना ठीक से। ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस, ये जो बेसिक पीएमआर है, ये पीएमआर का होता है, एक मिनट में लिख देती हूँ, पीएमआर का होता है प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। बाकी सबका तो यहाँ पे दे रखा है, तो अब आप इसको पढ़ लेना और याद कर लेना, आएगा, ठीक है। टूल्स का तो बिल्कुल छोड़कर मत जाना। लर्निंग स्टाइल्स एंड एसोसिएटेड कंडीशन, अब है लर्निंग स्टाइल्स, ये आपको पता ही है जो मैंने बताया था, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, टेक्टाइल। कुछ लोग ये भी करते हैं वार्क मॉडल और ये भी, तो आप इसके हिसाब से चलना, ठीक है, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या है, पेशेवर स्वतंत्र रूप से लेकिन सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी में। इंटरडिसिप्लिनरी में क्या होता है, जानकारी और संसाधनों को साझा करते हुए मिलकर काम करते हैं, और ठीक है। समरी क्या है, कंक्लूजन, आकलन केवल अंकों के बारे में नहीं है, बल्कि यह है बच्चे की क्षमता को समझने और उसके डेवलपमेंट यानी कि विकास के लिए सही रास्ता चुनने की प्रक्रिया। और अगर आप अपने पेपर में ये वर्ड्स यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। निरंतर निगरानी करें, परिवार को भागीदार बनाएं, नई तकनीकों का उपयोग करें, सब टूल्स को याद कर लेना, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।